आइए विद्यार्थीगण थोड़ा घनत्व का चर्चा करते हैं। घनत्व क्या है, सबसे पहले एक फिगर के जरिए समझ लेते हैं, इसके बाद हम लोग चलते हैं इसका परिभाषा की ओर और एसआई मात्रक की ओर। घनत्व मतलब कोई चीज़ कितना घना है। घनत्व का मतलब कोई भी चीज़ कितना घना है। जैसे किसी आदमी का बाल देखते हैं धीरे धीरे झड़ने लगता है विद्यार्थीगण। किसी का बाल झड़ गया, मान लीजिए आधा झड़ गया आधा बचा हुआ है, तो एक आदमी का जैसे कि किसी का पूरा बाल है, तो बाल जब उसके पास पूरा था, एक आदमी का पूरा बाल है, एक आदमी का कम है, तो माथा इतना ही है जितना दोनों का सेम है मान लीजिए, तो बाल की संख्या किसी माथा में ज़्यादा है किसी में कम है, तो नंबर ऑफ हेयर मतलब बालों की संख्या एक माथा में जिसका ज़्यादा है वो ज़्यादा घना है, तो घनत्व उसका ज़्यादा है। और जिसका गिर रहा है झड़ रहा है उसका घना कम हो रहा है, तो घनत्व कम हो रहा है। मतलब जगह फिक्स होना चाहिए। मान लीजिए एक इतना बड़ा रूम है, इसमें इतना सारा लोग बैठे हैं, इतने सारे, ये ठोस का है, अणु इतने सारे हैं, तो अब देखिएगा इसका घना थोड़ा ज़्यादा घना लग रहा है। ये देखिए इतने में कम लोग हैं, कम अणु जो है कम है, तो इसमें अणु कम है तो घना ये कम हुआ, इसका घनत्व कम हुआ। इसके तुलना में ठोस के तुलना में घनत्व कम है, इसका देखिएगा और लोग कम है, तो ये और घना है ही नहीं, बिल्कुल कम घना है, तो इसका घनत्व तो सबसे कम है। तो ठोस द्रव गैस में सबसे ज़्यादा जो घनत्व कम होता है वो होता है गैस का, और द्रव का जो होता है ठोस से कम होता है और गैस से ज़्यादा होता है घनत्व गैस द्रव का। और ठोस का सबसे ज़्यादा घनत्व होता है विद्यार्थीगण, सबसे ज़्यादा घनत्व होता है। तो घनत्व का परिभाषा बोलता है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी में भी डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब कि द्रव्यमान बटा आयतन, मतलब इकाई आयतन में कितना द्रव्यमान होगा। इकाई आयतन में, आयतन मतलब मान लीजिए ये आयतन है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का एक रूम है इतना बड़ा, इसमें कितने लोग कितने द्रव्यमान वाले आ सकते हैं, ये भी एक रूम है, रूम फिक्स है। तो जिस तरह से द्रव्यमान का अगर चर्चा किया जाता है, मतलब एक लोग है, पहले एक मान लीजिए कि एक रूम है उसमें 10 लोग थे, अब 5 लोग और बढ़ गया तो घनत्व तो बढ़ गया, 5 लोग और बढ़ गया घनत्व तो बढ़ रहा है, घना बढ़ रहा है। तो इसका परिभाषा जानेंगे फिलहाल अभी ये, इसमें तो बहुत सारा कंसेप्ट है इस फिगर पे। घनत्व ज़्यादा देखिएगा, घनत्व ज़्यादा, इसका घनत्व कम, इसका कम। आणविक गति इसमें बहुत कम होता है, ऐसे करता है, इसमें थोड़ा ज़्यादा होता है, इसमें बहुत ज़्यादा होता है आणविक गति। आकर्षण बल सबसे अधिक किसमें होगा, देखिएगा इसमें ठोस में, इसमें आकर्षण बल थोड़ा कम होता है ठोस से, और गैस में सबसे कम होता है आकर्षण बल। इसकी वजह से अणु उड़ते रहता है, जाओ अपना उड़ो, खेलो, घूमो, वो उड़ते रहता है। बहुत सारा कंसेप्ट है विद्यार्थीगण, बहुत सारा इसमें भी है, ये तो सिंपल अभी पढ़ाना हमको घनत्व है, तो घनत्व के बारे में जानते हैं, थोड़ा सा घनत्व के बारे में जानते हैं कि क्या है। घनत्व बराबर थोड़ा जान लेते हैं, इसके बाद हम लोग फिर चलेंगे ऑब्जेक्टिव की ओर, उसके बाद अपेक्षिक घनत्व भी जानेंगे। घनत्व बोलता है, घनत्व बराबर होता है, डेंसिटी बोलते हैं इंग्लिश में। घनत्व बराबर होता है विद्यार्थीगण द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। अब ये क्या है, द्रव्यमान बटा आयतन क्या है कि इकाई आयतन में अगर आयतन फिक्स है तो कितने द्रव्यमान होंगे उसमें, तो द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन जो होता है वही हमारा घनत्व कहलाता है। और घनत्व को सूचित करते हैं रो से, और ये द्रव्यमान को एम से और आयतन को वॉल्यूम से, भी से। तो इसके एसआई मात्रा का अगर बात करेंगे, एसआई मात्रा का अगर बात करिएगा तो क्या हो जाएगा, केजी, और आयतन का मीटर क्यूब। इसके बाद निकाल लेंगे, इसका बीमा निकाल लेंगे, बीमा निकाल लीजिए, बीमा हो जाएगा एम केजी का, एल है ऊपर चला जाएगा -3, और टी यहाँ पर नहीं है, समय नहीं है विद्यार्थी का, तो टी का पावर ये 0 हो जाएगा, इस तरह से हमारा ये निकल के आया बीमा, बीमा। डायमेंशन जिसको बोलते हैं, डायमेंशनल फार्मूला बोलते हैं, बीमीय सूत्र बोलते हैं इसको। हमारा यहाँ से एसआई मात्रा निकल गया, बीमा निकल गया। मास अपॉन वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, द्रव्यमान बटा आयतन को बोलते हैं घनत्व। कोई भी चीज़ कितना घना है, जैसे पानी का अगर घनत्व का बात करेंगे तो शहद के तुलना में पानी कम घना है विद्यार्थीगण। अच्छा, पानी में नमक डाल देंगे तो घनत्व पानी का बढ़ जाएगा, पानी में नमक डाल देंगे तो पानी का घनत्व बढ़ जाएगा। तो इस तरह से कहानी है यहाँ का घनत्व। और इस तरह से एक आता है अपेक्षिक, इसमें और बहुत चीज़ें हैं,
बहुत चीज़ें हैं, तो उतना अभी आप लोगों को पढ़ना भी नहीं है शायद, फिलहाल बेसिक के लिए इतना ही। और अभी आपेक्षिक घनत्व एक पढ़ा रहे हैं जिसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। आपेक्षिक घनत्व, सापेक्षिक घनत्व, सापेक्ष घनत्व, विशिष्ट गुरुत्व बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं उसको। तो आपेक्षिक घनत्व का दूसरा नाम ही है विशिष्ट गुरुत्व। आपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी इंग्लिश में बोलते हैं। आपेक्षिक घनत्व पढ़ लीजिए। आपेक्षिक घनत्व पढ़ते हैं विद्यार्थीगण, देखते हैं आपेक्षिक घनत्व, इसी को बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी, इसी का नाम है स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसी को बोलते हैं सापेक्ष घनत्व। सापेक्ष घनत्व विद्यार्थीगण, विशिष्ट गुरुत्व, आपेक्षिक घनत्व, दो सबका नाम एक ही है। इसका ये बोलता है कि आपेक्षिक घनत्व कुछ नहीं, ये सिर्फ तुलना करने के लिए है। किससे? जिस पदार्थ का निकालना है उसका तुलना पानी के घनत्व से कर देंगे, पानी के घनत्व से कर देंगे विद्यार्थीगण। इसका अगर आपेक्षिक घनत्व का बात करेगा, अगर आपेक्षिक घनत्व का बात करता है आपसे, बोलता है आपेक्षिक घनत्व निकालिए, तो आपेक्षिक घनत्व निकालने के लिए फार्मूला जो इसका बनता है वो बनता है कि जिस पदार्थ का निकालना है, जिस पदार्थ का निकालना है, ये यहाँ रहता है पदार्थ का घनत्व, पदार्थ का घनत्व बाय में आएगा पानी का घनत्व, पानी का घनत्व। और पानी का घनत्व जो होता है विद्यार्थीगण 1000 kg/m³ लिया जाता है। स्टैंडर्ड उसका जो है वही है 1000 kg/m³। पानी का घनत्व लिया जाता है 1000 kg/m³। आपेक्षिक घनत्व निकालने के लिए पदार्थ का घनत्व, जिस पदार्थ का निकालना है, मान लीजिए सोना का निकालना है तो सोना का घनत्व यहाँ होगा और उसको भाग दे देंगे पानी के घनत्व से 1000 kg/m³ से, तब हमारा जो निकल जाएगा आपेक्षिक घनत्व। और दोनों घनत्व देखिएगा, यहाँ भी घनत्व और नीचे में भी घनत्व कट जाएगा विद्यार्थीगण। एसआई मात्रक कुछ नहीं होगा, बीमा भी कुछ नहीं होगा, डायमेंशन भी कुछ नहीं होगा, एसआई यूनिट भी नहीं, नो डायमेंशन। ये बीमाहीन है और मात्रकहीन है, दोनों है आपेक्षिक घनत्व। इसी को बोलता है विशिष्ट गुरुत्व, इसी को बोलता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसी का नाम है रिलेटिव डेंसिटी, इसी का नाम है रिलेटिव डेंसिटी। विद्यार्थी का रिलेटिव की मतलब तुलना किया जाता है इसका। अब इसका अगर बात करेंगे, आपेक्षिक घनत्व का बीमार मात्रक बता दिए हैं आपको। अब पानी का एक घनत्व लिख लीजिए, कहीं पर पूछता है क्योंकि यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा। पानी का घनत्व, पानी का घनत्व जो होता है 1000 kg/m³, 1000 kg/m³ पानी का घनत्व होता है विद्यार्थीगण। यहाँ से अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं क्वेश्चन। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि क्या है, क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि क्या है, उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। आइए विद्यार्थीगण हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो घनत्व पढ़े उसके बारे में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ़ से पूरी तरह भरते हैं, एक गिलास है, एक गिलास भी लेके चल रहे हैं विद्यार्थीगण, एक गिलास दिया हुआ है यहाँ पर, ये गिलास है, ये मान लीजिए इसको पानी और बर्फ़ से पूरी तरह भर दीजिए। इसमें क्या करिए, बर्फ़ का टुकड़ा डाल दीजिए, इस तरह से टुकड़ा डाल देते हैं बर्फ़ का टुकड़ा, और इसमें कुछ पानी डाल देंगे, और इसमें पानी भी डाल दीजिए, पानी भी डाल दिए, पानी से भर दिए, और बर्फ़ भी मान लीजिए इस तरह टुकड़ा है ऊपर में थोड़ा सा इस तरह से, तो बोलता है दोनों भर दीजिए, पूरी तरह गल जाती है। अब विद्यार्थीगण हुआ क्या कि बर्फ़ जो है पूरा तरह गल गया, तो इस कंडीशन में क्या होगा, बर्फ़ गल गया और पानी था, अब बर्फ़ गल गया तो पूरा पानी बन गया, तो इसमें क्या होगा, स्तर क्या होगा, इसका स्तर, इसका जो लेवल होगा, पानी का जो लेवल होगा पहले की तुलना में क्या रहेगा विद्यार्थीगण, पहले के तुलना में जैसा पहले था वैसा भी बर्फ़ के गलने के बाद भी होगा। जिस तरह से पानी का स्तर था इस शुरू अवस्था में, वो पानी गलने के बाद भी पानी का लेवल वही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्योंकि बर्फ़ जब जमता है, पानी से जब बर्फ़ जमता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है, और जब बर्फ़ से पानी बनता है तो आयतन में कमी आता है विद्यार्थीगण। पानी बर्फ़ का, बर्फ़ मान लीजिए इतना बड़ा था, अब वो गलेगा ना तो उसको जब करिएगा आयतन में तो कम हो जाएगा। नहीं यकीन होता है तो आप फ्रिज में गिलास में आधा से ज़्यादा रखिए पानी, फ्रिज में जाइएगा कभी प्रैक्टिकल करिएगा, मतलब कुछ भरा हुआ छोड़ दीजिए या 1 इंच छोड़ दीजिए गिलास में पानी, मतलब 1 इंच छोड़ दीजिए ऊपर, तो उसको फ्रिज में रख दीजिए, देखिए जम जाएगा तो वो लगभग भर जाएगा। क्या हुआ कि पानी जो है जमने से, जो पानी है जमने से बर्फ़ का आयतन बढ़ गया, और फिर जब वो पिघलेगा तो जहाँ था उतना आ गया। मतलब बर्फ़ से जब पानी बन रहा है तो पानी का आयतन कम हो जा रहा है, और जब पानी जम रहा है तो बर्फ़ का आयतन बढ़ जा रहा है। तो यही क्वेश्चन बोल रहा है
कि यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ़ से पूरी तरह भरते हैं तो बर्फ़ पूरी तरह गल जाती तो क्या होगा विद्यार्थीगण? परिवर्तित रहेगा, स्तर वही रहेगा, लेवल वही रहेगा। जल बाहर बहने लगेगा? नहीं। सारी बर्फ़ तली में बढ़ जाएगा? नहीं। जल स्तर पूर्ववत रहेगा? एकदम रहेगा। वाटर लेवल विल रिमेन द सेम, एकदम सेम। बर्फ़ गलने के साथ साथ जल स्तर कम होता जाएगा? नहीं विद्यार्थी, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। इसका ग्राफ है 4 डिग्री सेल्सियस पर वो कहानी आयतन निम्न सबसे कम होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व सबसे अधिक होता है। एक पदार्थ के घनत्व को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? अभी घनत्व बराबर बताएं विद्यार्थीगण, घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। तो परिभाषित करेंगे द्रव्यमान प्रति आयतन, ये इसका देखिएगा, द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन एकदम होगा, द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन, यही दिख गया। द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या कहलाएगा? दूसरा ऑप्शन विद्यार्थीगण क्या कहलाएगा हम लोग का? ये कहलाएगा F बराबर m, ये बल कहलाएगा। द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल बल कहलाएगा। प्रणोद प्रति इकाई क्षेत्रफल, ये तो दाब कहलाएगा। F प्रणोद मतलब होता है थ्रस्ट, मतलब फोर्स, ये दाब कहलाएगा। प्रेशर भार, दाब बराबर बल बटा आयतन, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। यहाँ जैसा ऑप्शन है वैसा दिया गया है। तो हमारा ऑप्शन द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन जो होगा वो घनत्व को सूचित करता है। ऐसा ही मात्रा केजी पर मीटर क्यूब, और पानी का जो होता है, पानी का होता है 1000 केजी प्रति मीटर क्यूब। तो हमारा आंसर बनेगा 1 नंबर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बर्फ़ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व, बर्फ़ जो है पानी पर तैरता है, पानी पर तैर रहा है विद्यार्थीगण, पानी पर तैर रहा है तो कहीं ना कहीं नीचे से उत्प्लावन बल ज़्यादा लग रहा है, नीचे से उत्प्लावन बल ज़्यादा लग रहा है विद्यार्थीगण। इसका कहने का मतलब क्या सेंस निकल रहा है कि ये जो देखिएगा, ये जो हमारा है ये पानी है, ये पानी है विद्यार्थीगण, ये पानी, इसमें बर्फ़ जो है, इसमें बर्फ़ जो है तैर रहा है, ये बर्फ़ का टुकड़ा है, ये बर्फ़ का टुकड़ा है विद्यार्थीगण, ये बर्फ़ का टुकड़ा है, ये तैर रहा है। तो ये तैर रहा है, इसका कहने का मतलब क्या हुआ? ये तैर रहा है, इसका कहने का मतलब क्या हुआ? एक नीचे से बल लग रहा है, नीचे से बल लग रहा है, उत्प्लावन बल वो ज़्यादा हो गया है, वो ज़्यादा लग रहा है तभी तैर रहा है ना। अगर डूब जाता तो ये, और नीचे में भी एक बल लग रहा है हम लोग का, एक नीचे में बल लग रहा है जिसको बोल रहे हैं mg, जिसको बोल रहे हैं mg, भार, वस्तु का, बर्फ़ का अपना भार है, लेकिन वो डूब नहीं पा रहा है। क्यों? mg कम है, mg का मान क्या है? कम है, और उत्प्लावन बल का मान क्या है? ज़्यादा है। ये F जो है विद्यार्थीगण, एफ भी बोलिए, बायंस फोर्स बोलते हैं इसको, बायंसी बोलते हैं, मतलब बायंट फोर्स। Fb का मान ज़्यादा है mg से, mg से ज़्यादा है, mg से ज़्यादा होगा तभी तो तैरेगा। ये भार से ज़्यादा है, ये वाला बल नीचे से जो लगा रहा है तभी तैर रहा है। तैरने का वजह क्या है? बर्फ़ जब जमता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है विद्यार्थी, तो आयतन बढ़ गया तो देखिएगा इसका क्षेत्रफल भी बढ़ गया, तो ज़्यादा बल लगाएगा। दूसरा सेंस में अगर बोलेंगे, अगर इतना नहीं समझ में आया, ये सब चीज़ समझ में आया तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आया तो और बढ़िया, बताते हैं। देखिए ये तैर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब पानी, जब बर्फ़ बनता है तो उसका घनत्व क्या होता है विद्यार्थीगण? कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि पानी से जब बर्फ़ बनेगा तो फैल जाता है, तो फैलेगा, मॉलिक्यूल उतने हैं, अणु उतने हैं, अब वो ज़्यादा जगह ले लिया, तो इतने जगह लेना चाहिए था, इतना पानी था इतने जगह लेता, जगह ज़्यादा हो गया, तो ज़्यादा जगह हो गया तो गैप हो गया। अब अणुओं में क्या हो गया? दूरी बढ़ गया, तो वो बढ़ गया, बर्फ़ थोड़ा बड़ा हो गया, तो बड़ा हो गया तो उसका घनत्व कम हो गया, उसका घनत्व क्या हुआ? कम हो गया, जिसके वजह से तैरता है। ये पानी का घनत्व और बर्फ़ का घनत्व अगर बराबर रहता तो एकदम डूब के तैरता, एकदम डूब के, और बर्फ़ का घनत्व कम हो गया तो वो उछल के तैरेगा, थोड़ा ऊपर होके। इसी वजह से निम्न घनत्व की वजह से कोई भी चीज़ किसी भी द्रव में या गैस में तैरता है। जैसे बादल तैरता है ऊपर में, आकाश में, वायु में, तो वायु से घनत्व बादल का कम है तभी तैर रहा है, घनत्व ज़्यादा होगा। वही बादल जब पानी बनता है तो घनत्व ज़्यादा हो जाता है, किसके तुलना में? वायु की तुलना में, वायु से नीचे आ जाता है। तो हमारा बर्फ़ पानी पर तैरता है क्योंकि इसका घनत्व कम होता है। पानी से अधिक होता है? नहीं, पानी से अधिक होता तो बर्फ़ डूब जाता। बर्फ़ को डूबा, बर्फ़ की तुलना में अगर यहाँ पर रख देंगे एक छोटा सा पत्थर तो डूब जाए, क्योंकि घनत्व ज़्यादा है, बर्फ़ का घनत्व कम है, तो ये नहीं होगा, अधिक नहीं होगा। पानी से कम होता है, एकदम कम होता है। पानी से घनत्व कम होता है, बर्फ़ का शून्य होता है, नहीं, पानी के समान रहता तो बढ़िया से एकदम पानी में डूब के तैरता,
लेकिन पानी से ऊपर तैरेगा, चाहे तैरने की बात करेगा तो ऊपर ही है थोड़ा सा। तो हमारा है पानी से घनत्व कम होता है बर्फ़ का। तो आइए अगला क्वेश्चन, किसी पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व, विद्यार्थीगण अपेक्षिक घनत्व का बात बताएं। अपेक्षिक घनत्व होता है, अपेक्षिक घनत्व बराबर पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व, पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व। तो अपेक्षिक घनत्व बराबर हो जाएगा पदार्थ का घनत्व बटा, बटा गुना नहीं, बटा बटा पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व। ये लिख दिया उल्टा, पानी का घनत्व बटा पदार्थ का घनत्व, नहीं ये उल्टा हो गया है। ऐसा देखिए कैसे दे रहा है ये, हम लोग क्या पढ़े, अपेक्षिक घनत्व बराबर, लिख देते हैं एक बार विद्यार्थीगण। अपेक्षिक घनत्व बराबर होता है पदार्थ का घनत्व जिसका निकालना है उसका तुलना करेंगे पानी के घनत्व से। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पदार्थ का घनत्व गुना पानी, गुना में नहीं होगा, जब भी होगा रेशियो में होगा, अनुपात में होगा। पानी का घनत्व बटे पदार्थ का घनत्व नहीं, पदार्थ का घनत्व ऊपर जाएगा, पानी का घनत्व नीचे जाएगा। तो पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व, हाँ ये होगा सी नंबर, सी ऑप्शन। और पदार्थ का घनत्व प्लस, प्लस का साइन नहीं आता है इसमें, कहीं नहीं, कोई ऐसा ही मात्रक नहीं होता है विद्यार्थी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, न्यूमेरिकल दे दिया एक, देखते हैं बना के। पानी का अपेक्षिक घनत्व 10.8 है, पानी का घनत्व 10⁻³ मतलब 1000 kg प्रति मीटर क्यूब। ऐसा ही मात्रा में चांदी का घनत्व बताइए विद्यार्थीगण। चांदी का अपेक्षिक घनत्व दे दिया है, चांदी का अपेक्षिक घनत्व बराबर अभी हम बताए हैं, किसी भी वस्तु का अपेक्षिक घनत्व अगर निकालने बोलता है तो फार्मूला होता है, फार्मूला होता है विद्यार्थीगण, क्या होता है क्या, पदार्थ का घनत्व मतलब चांदी का घनत्व हो जाएगा यहाँ पर, चांदी का घनत्व, चांदी का घनत्व बटा पानी का घनत्व, चांदी का घनत्व बटा पानी का घनत्व, ये हो जाएगा यहाँ पर। तो अपेक्षिक घनत्व तो दे दिया है चांदी का, कितना है 10.8, 10.8 दे के रखा है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चांदी का घनत्व निकालना है, चांदी का घनत्व निकालना है। घनत्व को डिनोट करते हैं रो से, रो से, इसको हम एस लिख देते हैं, ये सिल्वर, एस लिख देते हैं सिल्वर, समझने के लिए आप चांदी का घनत्व लिख सकते हैं। पानी का घनत्व होता है 10⁻³ दे रखा है, तो 10⁻³ लिख दीजिए, kg प्रति मीटर, ठीक है। रो एस निकाल लेते हैं, चांदी का घनत्व निकाल लेते हैं लोग, चांदी का घनत्व रो एस से डिनोट किया, लिख देते हैं, ये गुना हो जाएगा 10.8 गुना 10⁻³ kg प्रति मीटर क्यूब। यही आंसर हो जाएगा विद्यार्थीगण, यही आंसर हम लोग का हो जाएगा 10.8 गुना 10⁻³ kg, ये हो जाएगा kg प्रति मीटर क्यूब। कहाँ पर आंसर है, कोई है 10.8 गुना 10⁻³ kg प्रति मीटर क्यूब। देखिए सब में ऑप्शन कितना करीब करीब लेके रखा है, तो हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध पानी का घनत्व लवण युक्त पानी के घनत्व से क्या होता है विद्यार्थीगण। एक शुद्ध पानी है, अब उस पानी में हम नमक मिला दिए, लवण मिला दिए, पानी में नमक मिला दिए, तो वो पानी का घनत्व बढ़ गया, पानी का घनत्व क्या हुआ, बढ़ जाएगा, क्योंकि नमक मिलाने से, जैसे देखिए ये एक गिलास में पानी है, पहले से पानी है, पहले से पानी है, ये शुद्ध पानी है, ये शुद्ध पानी है विद्यार्थीगण, ये शुद्ध पानी, इसमें कुछ मिला हुआ नहीं है। दूसरा कंटेनर हम लोग लेके चल रहे हैं, दूसरा कंटेनर लेके चल रहे हैं जिसमें क्या कर रहा है, पानी था, पानी तो था, पानी तो था विद्यार्थीगण, इस पानी में क्या कर रहे हैं हम लोग, नमक मिला दे रहे हैं विद्यार्थीगण, नमक मिला दे रहे हैं। तो नमक मिला देंगे ऐसे ऐसे, ऐसा ऐसा टुकड़ा क्रिस्टल होता है, नमक मिला दिए, ऐसे नमक मिला दीजिए, मान लीजिए नमक मिला दिए। अब पानी का घनत्व तो क्या होगा, और अणु चला गया, पहले से तो पानी का था, अब ये गाढ़ा हो जाएगा, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, तो इसका घनत्व जो है अधिक हो जाता है, किसका, लवण युक्त पानी का। तो इसका जो शुद्ध पानी का पूछेगा तो इसके तुलना में कम होगा, शुद्ध पानी में तो कुछ है ही नहीं, तो शुद्ध पानी में जो उसका ओरिजिनल जो घनत्व होगा वो अशुद्ध तुलना में अशुद्ध हो गया, लवण के तुलना में, लवण युक्त पानी की तुलना में कम होगा। तो शुद्ध पानी का पूछ रहा है तो लवण युक्त पानी के तुलना में कम होगा, कम होगा विद्यार्थीगण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदी का घनत्व, फिर आया क्वेश्चन चांदी का घनत्व, वो दूसरा टाइप का था, ये थोड़ा चेंज है। चांदी का घनत्व 10.8 गुने 10⁻³ kg प्रति मीटर क्यूब दे के रखा है। चांदी का घनत्व दे रखा विद्यार्थी का, चांदी का घनत्व दे रखा 10.8 गुना 10⁻³ kg प्रति मीटर क्यूब, ये दे दिया विद्यार्थीगण। चांदी का घनत्व दे के रखा है, चांदी का घनत्व दे के रखा है 10.8।
गुने 10 के पावर 3। और पानी का घनत्व 10, पानी का तो दिया हुआ है रो, वाटर का रो से सूचित करते हैं घनत्व को, तो ये दे के रखा है 10 के पावर 3 kg प्रति मीटर क्यूब। ये भी पावर में, ये भी पावर में, रहने दीजिए, आसान हो जाएगा आपको। तो आपेक्षिक घनत्व बोलेगा, अगर आपेक्षिक घनत्व का बात करता है तो आपेक्षिक घनत्व निकालने के लिए बताए थे आपको हम, आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है जिस पदार्थ का निकालना है, जिस पदार्थ का निकालना है उसको ऊपर में रखा जाता है। पदार्थ का घनत्व कितना है? चांदी है, पदार्थ का घनत्व कितना है? चांदी का है 10.8 गुने 10 के पावर 3, और पानी का घनत्व 10 के पावर 3, ये कट जाएगा विद्यार्थीगण, बचेगा 10.8। आपेक्षिक घनत्व जो आएगा 10.8 आएगा, ऑप्शन सी। जिस पदार्थ का निकालना रहेगा, पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व, उसी को बोलते हैं आपेक्षिक घनत्व। और दोनों घनत्व है, यहाँ भी घनत्व यहाँ भी घनत्व, ऐसा ही मात्रा कुछ नहीं होगा। थ्योरी में बढ़िया से बताए हैं, थोड़ा देख लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कारणों में किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं? बादल जो है आकाश में तैरता है विद्यार्थीगण, बादल आकाश में तैरते हैं, उसका कारण है वायुमंडल के ऊपर तैर रहा है, वायु के ऊपर तैर रहा है, तो वायु का घनत्व से कम है तभी तैर रहा है, वो तभी तैर रहा है बादल। नहीं तो बादल का घनत्व अगर ज़्यादा हो जाएगा तो नीचे आ जाएगा। तो बादल हल्का है किसके तुलना में? वायु की तुलना में, तभी तो वायु के ऊपर में ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, वो ऐसे 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 चलते रहता है, कभी इधर जाए कभी इधर जाएगा, उसका मनमौजी है। निम्न घनत्व के कारण, घनत्व क्या हुआ? निम्न। लेकिन जब वह बादल पानी का रूप ले लेगा, जब सरफेस टेंशन की वजह से जब पानी बन जाता है, गोलाकार बन जाएगा, बूंद बन जाएगा, तो उसका घनत्व पानी का ज़्यादा हो जाएगा, टॉप से एकदम आ जाएगा ज़मीन पर वो, तो उस समय घनत्व ज़्यादा। लेकिन जब तैर रहा है बादल, जब बादल का घनत्व निम्न घनत्व, बादल का घनत्व का बात करेगा तो निम्न घनत्व की वजह से, निम्न घनत्व, निम्न तापमान नहीं, निम्न गति नहीं, निम्न दाब नहीं, ये सब चीज़ें नहीं है, बादल के लिए नहीं है जिसकी वजह से तैर रहा है, ऐसा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थी का। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? पानी का घनत्व क्या है? पानी का घनत्व होता है 1000 kg प्रति मीटर क्यूब, 1000 kg प्रति मीटर क्यूब, ठीक है विद्यार्थीगण। और सेंटीमीटर क्यूब में बोलेगा तो 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ होता है 1000 किलोग्राम kg प्रति मीटर क्यूब, इसी को तो क्यूबिक मीटर बोलता है। क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मतलब घन मीटर, तो ऑप्शन ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थीगण, बर्नौली ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को बताता है। बर्नौली ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को बताता है विद्यार्थीगण। बर्नौली देखेंगे जो यूज होता है ज़्यादातर ऊर्जा संरक्षण के लिए है, जैसे कि किसी का जोर से अगर आंधी जैसे तूफान आया तो छप्पर उड़ा के ले जाता है। उस समय क्या कंडीशन है? छप्पर उड़ा के ले गया। उस समय जो बर्नौली के सिद्धांत में जो छप्पर पर वायुमंडलीय दाब लगा हुआ है वो तो नॉर्मल है, लेकिन इधर से जो आया विद्यार्थीगण गतिज ऊर्जा, जो हवा में वेग था, गतिज ऊर्जा अधिक था, वेग ज़्यादा था तो ½ mv² ज़्यादा था, उस समय ये कम पड़ जाता है, ये वायुमंडलीय दाब कम पड़ जाता है और ये गतिज ऊर्जा अधिक हो जिसके कारण उड़ा के ले जाता है। तो बर्नौली बोलता है दाब ऊर्जा पी से सूचित करते हैं, पी दाब ऊर्जा एक होता है, दाब ऊर्जा इसको लिख देते हैं परिभाषा में, दाब ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, तीनों का जो योग होता है वो स्थिरांक होता है, कांस्टेंट होता है। तीनों का क्या होता है? कांस्टेंट होता है। फिलहाल अगर चाहेंगे फार्मूला रूप में लिख सकते हैं P प्लस 1/ρv² प्लस ρgh, इस तरह कंडीशन आता है। वो मैकेनिकल का पार्ट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। आप लोग थोड़ा सा इतने समझिए कि गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और दाब ऊर्जा तीनों का जो योग होगा, उसका जो योग बनेगा वो स्थिरांक बनेगा, मतलब एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। अगर गतिज ऊर्जा का मान बढ़ रहा है तो वहाँ दाब ऊर्जा घटेगा, अगर स्थितिज ऊर्जा ऊंचाई समान रख दिया तब, इस कंडीशन में। तो इस कंडीशन में बर्नौली बोलता है कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत को हम पालन करेंगे, इसीलिए छप्पर उड़ जाता है। जब तूफान जोर से आता है तो वेग ज़्यादा हो जाता है, तो गतिज ऊर्जा ज़्यादा और ये दाब ऊर्जा कम हो जाता है उस टाइम में। स्थितिज ऊर्जा उसमें कॉन्स्टेंट रहता है, ऊंचाई फिक्स है, ये नहीं कि ऊंचाई कम बेसी कर दे, नहीं, ऊंचाई तो वही रहता है जो भी है छप्पर।
तो ये ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत आएगा, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर चलेगा। संवेग संरक्षण का सिद्धांत बोलता है कि संवेग टक्कर के पहले टक्कर के बाद कांस्टेंट रहेगा। mv बराबर mu, जो गोली वाला कंडीशन होता है निकलता है गोली, रॉकेट में भी यही चलता है, रॉकेट में भी चलता है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ये दूसरा संवेग का नियम, गति का नियम जो दूसरा से आता है। बल मिलता है, बल F बराबर ma, SI मात्रक न्यूटन। दूसरा नियम से प्राप्त होता है द्रव्यमान kg